नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए हम जैसे कि प्राइमरी और जूनियर दोनों की तैयारी के लिए आपको SCRT के साइंस के चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं। क्लास 6 की जो आपकी बुक है उसके, तो इससे पहले हमने देखा था इसी कक्षा 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर हमारा कौन सा है। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, पदार्थों के पृथक्करण की क्यों आवश्यकता है, मिश्रण के जो अवयवी पदार्थ हैं उनको पृथक करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। यहीं से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछा भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं जो पृथक्करण है उसको। तो कोई भी आप देख सकते हैं मिश्रण होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मटर, चना और गेहूं जो है इसके मिश्रण से आप तीनों को अलग अलग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये एक पृथक्करण है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि इसी तरीके से कई प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना ही पृथक्करण जो है वो कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है, ये सभी आप लोग जानते भी हैं। अब बात करते हैं मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं उनको मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। ये इससे पहले मैंने बताया था। मिश्रण में मिले जो विभिन्न पदार्थ हैं उनको मिश्रण के अवयव या घटक कहते हैं, यानी कि उसमें जो जो चीज़ें मिली हुई हैं उन्हें हम अवयव या घटक के नाम से जानते हैं। कुछ मिश्रण हैं उनमें इन अवयव को आसानी से देखा जा सकता है, परंतु कुछ मिश्रण हैं जिनमें इनको अलग अलग देखना संभव नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं एक ग्लास है, उसमें पानी है, उसमें चीनी है, आप उसे घोल देंगे तो जब घुलने के बाद क्या चीनी आपको दिखाई देगी? आप कहेंगे नहीं। यही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो एक पानी है उसमें आप बालू घोल दीजिए तो आपको बालू और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें घुलनशील जो है वो नहीं होती है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, देखिए एक एग्जाम्पल भी, परंतु आपने एग्जाम्पल समझ लिया। सीधे हम जानते हैं विषमांगी। यहाँ पर देखिए मिश्रण के बारे में लिखा हुआ है, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, कि एक कागज़ पर थोड़ी बालू और लोहे की छीलन को मिलाकर रखिए। आपने क्या देखा, जो बालू है और लोहे की जो छीलन है वो अलग अलग दिखाई देती है। तो ऐसे मिश्रण जिसमें उनके जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनको सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, उसी को हम विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, अतः ऐसे मिश्रण के दो नमूने भिन्न हो सकते हैं। ये भी इसकी विशेषता के बारे में आप कह सकते हैं। अवयव मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, तो आपने वहाँ पर समझ लिया। अब बात करते हैं जो समांगी मिश्रण है, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें एक ग्लास लें, उसके आधे भाग तक पानी भरें, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें। क्या इस मिश्रण में चीनी और पानी को आप अलग अलग देख सकते हैं? तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग जो है वो आप ना देख सकें या देखा नहीं जा सकता, उसे हम समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसे मिश्रण के कोई दो नमूने एक से हो सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में आपने समझा, एक आपका विषमांगी मिश्रण और एक आपका समांगी मिश्रण। केवल और केवल आप एग्जाम्पल ध्यान रखिए, जैसे कि ऊपर यहाँ पर बालू और लोहे की छीलन है जो कि आपस में मिक्स नहीं होगी, वो आपका विषमांगी का हो जाएगा, और यहाँ पर जो पानी और चीनी का आप शरबत घोल बनाते हैं तो वो आपका समांगी मिश्रण का जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। अब जो मिश्रण है उसके सामान्य गुण कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला कि मिश्रण में जो घटक या जो अवयव हैं वो किसी भी रेशियो में जो है वो मिले हो सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। जबकि आप यौगिकों में देखते हैं कि ये जो है वो फिक्स होते हैं। यही दोनों में अंतर भी होता है, यौगिक और मिश्रण में। आगे कह रहे हैं घटक जो हैं उनके अपने गुण विद्यमान जो है वो रहते हैं। प्रत्येक घटक को पृथक जो है वो भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि आपने एक शरबत बनाया तो ऐसा नहीं कि आप उसमें से आप चीनी दोबारा से नहीं निकाल सकते। आप उसे पानी उबालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो वाटर होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा, आपकी चीनी शेष रह जाएगी। तो ये सब तरीके भी होते हैं जिसको हम आगे भी विधियां अलग अलग पढ़ेंगे। तो वही इसमें लिखा है कि प्रत्येक घटक को पृथक भी किया जा सकता है। और नीचे लिखा है कि मिश्रण से उनके जो अवयव हैं उनको पृथक करने की प्रक्रिया को ही पृथक्करण के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने ऊपर डेफिनेशन भी इसकी बताई थी। अब बात करते हैं कि पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता जो है वो क्यों हम जो चीनी है उसको अलग करेंगे, पानी को अलग करेंगे। अच्छा खासा शरबत है, हम क्यों खाली मूली अपना उसमें जो है टाइम वेस्ट करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। तो अलग अलग पॉइंट के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अनावश्यक जो अवयव हैं उनको पृथक करने के लिए आप देखते हैं, जैसे कि बाजार से गेहूँ खरीद के लाते हैं, उसमें बहुत से
ऐसे अनावश्यक अवयव मिले रहते हैं जिनको आप अलग करते हैं, जैसे कि कंकड़, भूसा, मिट्टी। गेहूं पिसवाने से पहले वही लिखा है, यानी कि जो अनावश्यक अवयव हैं उनको अलग करने के लिए आप पृथक्करण करते हैं। पहला आपको पॉइंट यहाँ समझ से आ जाएगा। दूसरा कह रहा है लाभदायक जो अवयव हैं उनको प्राप्त करने के लिए। लाभदायक अवयव कैसे? जैसे कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि साधारण नमक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये समुद्री जल को वाष्पित करके प्राप्त जो है वो किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऊपर चित्र में बना भी हुआ है, समुद्र से नमक प्राप्त करना। तो पृथ्वी में अधिक गहराई में पाया जाने वाला जैसे कच्चा तेल हो गया, नमक वाला तो आपने एग्जाम्पल समझ लिया होगा कि हम जो नमक है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो लाभदायक अवयव हैं वो हमें प्राप्त करने के लिए तो हम पृथक्करण करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो जो पानी मिला हुआ खारा पानी उसी को डायरेक्ट नमक के रूप में यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं करते हम। तो वहाँ से हमने लाभदायक अवयव को प्राप्त करने के लिए जो पृथक्करण है उसका उपयोग समझा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। इसी प्रकार आगे लिखा है कि पृथ्वी में अधिक गहराई में पाया जाने वाला जैसे कच्चा तेल हो गया, इसमें भी अनेक उपयोगी अवयव होते हैं, उनका मिश्रण होता है। तो इसके पृथक्करण से अन्य पदार्थ जैसे कि पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये सभी जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कच्चा तेल के बगल में क्रूड ऑयल लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी को जो है वो कहते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ये तो हो गया लाभदायक अवयव को प्राप्त करने में। अगला कह रहा है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में। प्रयोगशालाओं में अनेक पदार्थ जो है उनकी अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, तो जिनका उपयोग हम दवा बनाने और अन्य कार्यों में भी जो है वो किया जाता है। तो जल स्रोत से प्राप्त जो अशुद्ध जल है उनकी अशुद्धियों को दूर करके उन्हें पीने योग्य बनाया जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है, तो शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में भी आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार लास्ट आपका हो जाएगा कि जो मिश्रण है उनके जो घटक हैं उनका अनुपात ज्ञात करने में। तो इसके लिए हम साधारण विधियाँ भी जो हैं देखेंगे और जो मेन विधियाँ होती हैं उनको भी देखेंगे। तो ये तो सभी आपने पॉइंट देख लिए कि पदार्थ जो है उनके पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। अब हम बात करते हैं जो पृथक्करण है उनकी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में। तो पदार्थ की जो पृथक्करण है उनकी विधियों में बात करें तो जैसे लकड़ी और लोहे के बुरादे के मिश्रण में उनके जो घटक हैं उनको अलग करने में किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो लोहे और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण में जो लोहा है आप जानते हैं चुंबक उसे चिपका लेगी, तो उसी के लिए आप यूज़ करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, क्योंकि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है तो उससे आप चुंबक जो है वो खींच लेंगे, आपका लकड़ी का बुरादा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहली विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे बात करते हैं तो इसी प्रकार चीनी और बालू के मिश्रण से चीनी को अलग करने की प्रक्रिया में पानी में चीनी की विलेयता को आधार बनाया जाता है। आप जानते हैं कि पानी में चीनी को आप घोलते हैं तो मिल जाती है यानी घुल जाती है, परंतु बालू जो है वो नहीं घुलती है। और आपके पास मिश्रण किसका है, चीनी और बालू का। तो आपको चीनी अलग करनी है, बालू अलग करनी है। आप क्या करेंगे, जो चीनी है यानी चीनी और बालू का जो मिश्रण है उसको पानी में घोल देंगे। उससे क्या होगा, जो चीनी है वो आपकी सभी जल में घुल जाएगी और आपकी बचेगी क्या, बालू या रेत। तो इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं चीनी और बालू को। ये लिखा है यहाँ पर कि इस प्रकार पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो, यानी कि जो आपका चीनी है उसमें जो गुण है उसका यूज़ किया गया कि वो जल में घुलनशील है, जो कि आपका जो गुण है ये आपका बालू में नहीं है। तो आपने समझा, ये भी आपका पृथक्करण की विधि में जो है वो आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि आपने जाना कि किसी मिश्रण के घटक को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक जो है उसके उन गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे जो घटक हैं उसके गुण से भिन्न हो। फिर इसी गुण का यूज़ करते हुए पृथक्करण की जो विधि है उसका चयन जो है वो किया जाता है। आगे लिखा है कि मिश्रण से उसके जो अवयव हैं उनको अलग करने के लिए विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, दोनों पॉइंट हमने ऊपर देखे। चुंबक के प्रति आकर्षण सबसे पहला देखा चुंबकीय पृथक्करण विधि में, विलेयता वाला चीनी और बालू में देखा, और उसके साथ साथ आगे लिखा है उनके भार, घनत्व, आकृति, आकार, रंग आदि को आधार बनाकर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे अभी हम विधियां देखेंगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा किनका किनका जो है किनको आधार बनाया जाता है। प्रश्न यहाँ से एक इस प्रकार से उठ सकता है आपसे कि पृथक्करण की विधियों में इनमें से किसको जो है वो आधार नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि घनत्व, आकृति, इन सभी को आधार बनाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अब आगे
विधियों की। तो ठोस पदार्थों को ठोस से यदि आपको अलग करना है तो आपका फटकना और ओसाना ये सबसे पहली विधि हो जाएगी। ओसाना आपने देखा ऊपर चित्र, एक बार फिर से हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं ओसाना, इस प्रकार से आपको गांव में दिखता भी है कि गेहूं से भी आप इस प्रकार की चीज़ें शायद अलग करते हैं। हवा में जब गिरता है, देखिए इसके पॉइंट अंदर पड़ते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए कि घरों में आपने अपनी माँ को सूप से गेहूं और चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हल्की जो अशुद्धियां हैं उसको अलग करती हैं। अलग करने की इस विधि को क्या कहते हैं? फटकना कहते हैं। और वे ऐसा क्यों करती हैं? इस विधि द्वारा मिश्रण के जो हल्के ठोस घटक होते हैं उनको उनसे भारी ठोस घटक से हैं उनसे जो है वो अलग जो है वो कर लिया जाता है। तो अभी ऊपर हमने जो आधार देखे थे उसमें मैंने उनका भार भी बताया था। तो यहीं पर देखिए आपको भार क्लियर होगा कि किस प्रकार से जो है यूज़ किया जाता है। आगे लिखा है खलिहानों में किसान जो है उनको वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते भी देखा होगा। तो किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराते हैं, तो जिससे गेहूं उसके पास गिरता जाता है और हल्का जो भूसा है वो हवा से उड़कर दूर एकत्र होता जाता है। तो पृथक्करण की इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम ओसाना कहते हैं। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपको ओसाना ध्यान रखना है, दूसरा आपको फटकना ध्यान रखना है। फटकना आपने देखा होगा जो सूप होता है उससे, जैसे गेहूं हो गया या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उससे अलग किया जाता है सूप की सहायता से। तो फटकना वो आपकी विधि होती है। और ओसाना में ऊंचाई से गिराई जाती है ताकि हवा के साथ जो अशुद्धि है, हल्की भूसा है, ये सारी चीज़ें उड़ जाएं और जो आपका गेहूं है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं। तो वो आपका ओसाना जो है वो हो जाएगा। बात करते हैं अब थ्रेसिंग की। तो आपने खेत और खलिहानों में तुअर यानी कि अरहर की दाल, यहाँ पर देखिए अरहर जो लिखा है इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? तुअर। तो इसी को कहते हैं अरहर की दाल को। धान की सूखे पौधों के गट्ठर या ढेर अवश्य देखे होंगे। तो पौधों से अनाज अलग करने के पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। इस विधि में अनाज के जो कण होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पटरों से पीटते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर थ्रेसिंग में चित्र में देख भी सकते हैं। यहाँ जो है वो थ्रेसिंग का चित्र भी बना हुआ है। आगे बात करते हैं तो अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। बस आपको यही पता होना चाहिए कि थ्रेसिंग कहते किसे हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आपका बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो कहते किसे हैं, अगर ये आपको पता होगा किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप कर ले जाएंगे। आगे कह रहा है अधिकांश क्षेत्रों में अन्य जो कण हैं उनको पृथक करने की थ्रेसिंग मशीनों का भी अब उपयोग किया जाने लगा है। आप लोग जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा भी अवश्य होगा, मैंने भी देखा है। उसमें इस प्रकार की जो गेहूं की लंबी लंबी बालियां होती हैं उनको लगा दिया जाता है, जिससे थ्रेसिंग के माध्यम से आप जो है अन्न प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपने देखा थ्रेसिंग। बात करते हैं आगे, अगला हो जाएगा आपका बीनना। तो इस विधि का उपयोग हम दाल, चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें अशुद्धियां जो हैं उनकी मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती हैं। घरों में जैसे कि चावल अथवा दाल को पकाने से पहले इन्हें बीनते हुए हम प्रतिदिन देखते हैं। खाना बनाने से पहले आप चावल हो गया, दाल भी हो गया, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से अपनी माँ को देखते भी हैं। तो यही यहाँ पर बीनना हो जाएगा, साधारण सी चीज़ है। इसमें यही सारी लिखा है कि चावल दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले रहते हैं, उन्हीं को हम इस प्रकार से अलग करते हैं, इसी को हम बीनना कहते हैं। अगला कह रहा है चालना। तो दैनिक क्रियाकलापों में आपने आटे से रोटी बनते देखी होगी, तो रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते भी अवश्य देखा होगा, तो वही आपका चालना होता है। काफ़ी साधारण सी चीज़ है, बस नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे थ्रेसिंग हो गया या ऊपर हमने जितने भी नाम देखे, फटकना है, ओसाना है, क्योंकि नाम ही आपके मेन है, बाकी आपने चीज़ें सारी अवश्य देखी होंगी। आगे भी यही लिखा है कि चोकर या भूसी रह जाती है, तो इसी प्रकार आपने मकान बनाते समय जाली से बालू को भी चालते हुए देखा होगा। तो इस प्रक्रिया में महीन बालू छनकर अलग हो जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में रह जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या है? चालना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो जाली है उससे बालू को चालते हुए यहाँ पर दिखाया भी गया है। चलिए बात करते हैं अब ऊर्ध्वपातन की। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ के जो एग्जाम्पल हैं ऊर्ध्वपातन के उससे प्रश्न पूछा भी जाता है काफ़ी बार। तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, इसको साधारण सी भाषा में समझिए। जैसे कि ठोस द्रव गैस, जिससे पहले मैंने चैप्टर में बताया था, तो कोई ठोस है, यदि आप इसको गर्म करें तो क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड में बदलता है, उसके बाद जो है लिक्विड को गर्म आप और करते हैं तो गैस में बदलता है। तो जो
ऊर्ध्वपातन है उसका गुण ये दर्शाता है कि सॉलिड यानी कि ठोस को यदि आप गर्म कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड में जो है वो ना चेंज हो, तो यही आपका ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कपूर। कपूर जो है यदि आप उसको जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये लिक्विड में नहीं यानी कि द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट जो है वो गैसीय स्टेट में जो है वो बदल जाता है। ये आपका ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे तो साइड में जो है इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, जिसमें कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लेके यहाँ पर यही चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। अब मैंने आपको बता दिया कि साधारण नमक और कपूर में कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है, तो कपूर और साधारण नमक का यदि मिश्रण है और आप इसे गर्म करेंगे तो कपूर तो आपका हवा में उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका साधारण नमक। तो इस तरीके से आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि आयोडीन और नेफ्थलीन, इसको भी अन्य मिश्रण जो है उससे इसी विधि द्वारा अलग जो है वो किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहीं से आपके नाम से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोडीन और नेफ्थलीन को भी अन्य मिश्रणों से इसी विधि द्वारा अलग जो है वो किया जाता है, यानी कि ये भी ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। अब बात करते हैं अघुलनशील ठोस जो पदार्थ हैं उनको द्रव से अलग करना। इससे पहले हम देख रहे थे जो ठोस पदार्थ हैं उनको ठोस से अलग करना, क्योंकि जैसे आपने देखा था गेहूं में कंकड़ पत्थर होते हैं, तो गेहूं भी आपका ठोस है, उसमें कंकड़ पत्थर है वो भी आपका ठोस है। इसी प्रकार चालना में आप देख रहे थे कि बालू से सारी चीज़ें आप अलग कर रहे हैं या मोरंग से अलग कर रहे हैं, तो मोरंग में भी आपका ठोस है। इसी प्रकार ऊर्ध्वपातन में भी आपने देखा था, परंतु यहाँ पर क्या है, अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना। यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विड से अलग करना। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, तलछटीकरण और निथारना। तो इसको समझ लेते हैं कि एक बीकर या ग्लास में पानी लें, साइड में यहाँ पर चित्र बनाकर भी दिखाया गया है, उसमें थोड़ा बालू मिलाएं। अब उसे थोड़ी देर के लिए रखे रहने दें। हम देखते हैं कि बालू बीकर में नीचे जो है वो बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। अब एक छड़ के सहारे 3.7 यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसको बताते हुए कहा गया है कि भांति बीकर के पानी को दूसरे बीकर या ग्लास में अलग कर दें। यहाँ पर देखिए 3 ग्लास रखी हुई हैं, तो यही लिखा हुआ है कि अब एक छड़ के सहारे क्या करें, जो बीकर है उसके पानी को दूसरे बीकर या ग्लास में अलग कर दें, और इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को आप अलग कर लेते हैं। तो ये आपका तलछटीकरण और पानी जो है उसको पृथक करना, निथारना जो है वो कहलाता है। 2 नाम ध्यान रखिएगा, तलछटीकरण और पानी को अलग करना, निथारना। तो सिंपल से इसकी भाषा में समझें तो इस प्रकार से आप कोई फ्लास्क लेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो जल है और बालू है, बालू इसमें जब डालते हैं तो धीरे बालू भारी होती है, तो धीरे थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी जो तलहटी होती है यहाँ पर बालू आकर नीचे बैठ जाती है, क्योंकि बालू भारी होती है। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा बीकर लें, ऊपर से जितना भी आप पानी देख पा रहे हैं ऊपर आ गया है, उसको आप दूसरे वाले बीकर में कर लें। तो पानी इधर से उधर आप जो पानी को पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ये आपका कहलाता है निथारना। बस आप नाम ध्यान रखिएगा, निथारना इसको कहते हैं। और जो बालू और पानी का जो मिश्रण है उससे बालू को अलग करना क्या कहलाता है, तो वो आपका तलछटीकरण कहलाता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको बालू और पानी में पानी की आवश्यकता है या बालू की, दोनों की आपको अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपको उस समय पानी चाहिए, हो सकता है उसी समय आपको बालू चाहिए। तो यही लिखा है कि बालू को यदि आप अलग करना चाहते हैं तो आपका तलछटीकरण कहलाता है, और पानी को यदि अलग करना चाहते हैं तो निथारना कहलाता है। सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चलिए देखते हैं अब आगे। तलछटीकरण अथवा निथारने की जो क्रिया है उसके द्वारा ठोस और द्रव के इन्हीं मिश्रणों के घटक को जो है वो पृथक किया जा सकता है, जो कि द्रव में अघुलनशील हों। यदि घुलनशील हैं तो उसके माध्यम से आप अलग नहीं कर सकते, तथा भारी होने के कारण इनकी पैंदी में बैठ जाते हैं। ये भी गुण होना चाहिए, क्योंकि बालू तो बैठ जाती है। यदि बालू की जगह कोई और ऐसा पदार्थ है जो नहीं बैठता है तो आप किस प्रकार अलग करेंगे, तो ये शर्तें भी आप कह सकते हैं तलछटीकरण और निथारना जो है उसकी हो जाएंगी। अगला देखते हैं छानना। तो साधारणतः फलों और सब्जियों के जो रस हैं उनको पीने से पहले उसमें बीज और ठोस गूदी जो है उसको अलग किया जाता है। या आप सिंपल सी भाषा में कहें, आप चाय बनाते हैं, चाय में चाय पत्ती को छानते हैं, तो वही आपका छानना जो है वो हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो यही चीज़ मैंने छानना बताया उसको क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताया गया है, वो आपके लिए इतना उपयोगी नहीं है। आपको केवल और केवल पता होना चाहिए कि होता क्या है।
अगला है आपका अपकेंद्रण। अपकेंद्रण को समझिए, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि घरों में प्रायः दही को मथनी से फेंट कर मक्खन और छाछ को अलग करते, डेयरी में दूध से मक्खन को अलग करते हुए आपने क्या देखा है? दूध में चिकनाई यानी कि जो क्रीम है उसके हल्के कण निलंबित होते हैं और दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है? चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं और इसी प्रक्रम को अपकेंद्रण कहते हैं। साइड में आपने चित्र देखा है, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं। यहाँ पर जो आप ये लकड़ी मथनी इसको बोलते हैं, इसको आप लगाते हैं, इसको इस प्रकार से धागे से बांधकर एक साइड से पहले खींचते हैं, फिर दूसरी साइड से खींचते हैं, तो ये गोल गोल अंदर घूमता है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी है उसी टाइप से घूमता है, तो उसी प्रकार से ये कार्य जो है वो करता है। इसी को हम अपकेंद्रण जो है वो कहते हैं। और यही लिखा है कि दूध के कण भारी तली की ओर आ जाते हैं और हल्के कण यानी कि मक्खन बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें हम अलग जो है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपकेंद्रण से प्रश्न यही पूछा जाता है कि दूध से मक्खन को अलग करना इनमें से किस विधि के अंतर्गत आता है? तो निथारना, आपका तलछटीकरण और ओसाना, फटकना, इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने को दिए होंगे, तो ध्यान रखिएगा अपकेंद्रण जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे तीसरा पॉइंट, यानी कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना। इससे पहले हमने देखा था अघुलनशील, यानी कि जो नहीं घुलते हैं। जैसे कि आपने देखा था ग्लास में आपने बालू डाली तो वो घुलती नहीं है, परंतु अब हम देखेंगे जो घुलनशील ठोस पदार्थ हैं, यानी कि जो उसमें घुल जाते हो, उसको आप कैसे द्रव से अलग करेंगे, उसकी विधियाँ। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि लगभग आधा मग पानी लें और उसमें नमक जो है वो घोलें। इस पानी को चित्रानुसार गर्म करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए गर्म करते हुए दिखाया गया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बीकर का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नमक जो है वो रह जाता है। इसी विधि द्वारा समुद्र से नमक भी प्राप्त किया जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है और यह क्रिया प्रत्येक ताप पर निरंतर होती रहती है। तो आपने समझा कि वाष्पन विधि क्या होती है कि नमक में आपका या जल में नमक घुला हुआ है तो आपने उसको गर्म किया। जल आप जानते हैं कि एक टेम्परेचर उस पर वाष्प बन जाएगा, परंतु जो नमक है वो आपका उसके साथ साथ जो है वो वाष्प नहीं बनेगा, जल के साथ वो तली में बैठ जाएगा। तो यही आपकी विधि हो जाएगी वाष्पन विधि। इसमें आपने क्या देखा, जो ऊपर पॉइंट लिखा था कि घुलनशील ठोस पदार्थ जो है उनको द्रव से अलग करना, यानी कि जो नमक था वो आपका स्टार्टिंग में तो घुल जाता है, पर आप उसे अलग कैसे करेंगे, तो यही यहाँ पर कहा गया है। आसवन विधि की बात करें, ये क्या होती है? तो एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। अब प्लेट जो है उसकी केतली जो है उसकी टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे यहाँ चित्र में देखिए दिखाया भी गया है। गर्म करने पर केतली जो है उसका सारा पानी भाप में बदल जाता है और जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो भी द्रव जल बन जाती है। तो ये द्रव जो होता है वो बूंद बूंद करके बीकर में इकट्ठा होता जाता है। तो भाप का द्रव में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसे हम संघनन जो है वो कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यही आपकी जो प्रक्रिया है, नीचे लिखा है कि किसी विलयन में वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को अलग करने की प्रक्रिया आसवन जो है वो कहलाती है। आसवन ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बस सिंपल सी भाषा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाष्प जो है इसका द्रव में परिवर्तित होना आपका संघनन जो है वो कहलाता है और इस विधि को हम आसवन कहते हैं, यानी कि किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया आसवन जो है वो कहलाती है। बात करते हैं अब क्रिस्टलीकरण के बारे में। तो एक बीकर जो है उसमें आधे भाग से अधिक पानी भरें, जिसमें फिटकरी को तब तक घोलते जाएं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद ना हो जाए। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ से आपने जाना संतृप्त विलयन क्या है, यानी कि अब कोई जो द्रव है जिसमें आप फिटकरी घोलते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें फिटकरी खुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा जो आपका विलयन होता है वो आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। आगे कह रहा है तो इस घोल को गर्म करें, गर्म करने पर फिटकरी जो है उसकी जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी की अब उसमें कुछ और मात्रा भी घुल सकती है। तो अब इस घोल को बिना हिलाए ठंडा करें, कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण जो है वो कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से क्रिस्टलीकरण को यहाँ पर एग्जाम्पल से जो है वो बताया गया है।
आगे लिखा है और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद हम उन सभी के कमेंट देखेंगे जो कि पिछले वाले वीडियो का जो प्रश्न था उसमें सभी ने उत्तर बताया था, और एक प्रश्न हम सभी वीडियो की तरह इस चैप्टर से भी पूछेंगे लास्ट में, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये पॉइंट देख लेते हैं लास्ट कि दो अमिश्रणीय जो द्रव हैं उसको कैसे अलग करेंगे, यानी कि पानी और जैसे मिट्टी है उसके तेल का मिश्रण आप लें, इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डालें और हिलाकर स्थिर होने दें। क्या देखते हैं आप कि कीप जो है उसमें दो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, तो दोनों परतों को आप जो है वो पहचाने कौन सी परत ऊपर है। मिट्टी का तेल जो है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर जो है वो एकत्र हो जाएगा। ये साइड में चित्र भी दिखाया गया है, तो इसमें यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दो अमिश्रणीय द्रव, यानी कि एक आपका पानी है वो भी आपका द्रव है, और जो मिट्टी का तेल है वो भी आपका द्रव है, और दोनों अमिश्रणीय यानी कि आपस में घुलनशील नहीं है। तो यही यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो कीप है ये यहाँ पर कीप बनी हुई है, और यहाँ पर स्टॉप काक जो है ये बना हुआ है, जिसकी सहायता से नीचे आपको यदि इसमें द्रव निकालना है, मैं चित्र में भी आपको दिखा देता हूँ जूम करके, कि ये जो है आपकी कीप है जिसमें जल और उसके साथ साथ मिट्टी का तेल दोनों है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी का तेल है। क्यों? मिट्टी का तेल हल्का होता है इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका जो है ये कीप में पानी है। और जो स्टॉप काक आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर बीच में रो निकालने के लिए या नीचे से यदि आपको द्रव निकालना है उसके लिए बना हुआ है। तो जब आप देखेंगे कि मिट्टी का तेल ऊपर हो गया है, जल नीचे हो गया है, तो स्टॉप काक जो है इसको आप यहाँ से खोल देंगे, और धीरे धीरे यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाला पानी है, नीचे वाले भाग में पानी है वो निकल कर इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, और आपका ऊपर वाले भाग में जो तेल है वो भी धीरे धीरे नीचे आएगा, परंतु जहाँ पर आपका पानी सारा निकल जाए, यहाँ जहाँ पर आपका मिट्टी का तेल शेष रह जाए वहाँ पर स्टॉप काक को आप बंद कर देंगे, तो आप पानी को अलग कर लेंगे और मिट्टी का तेल आपका इस प्रकार से अलग हो जाएगा। तो आई होप चित्र से आपको और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। यही यहाँ पर लिखा है कि कीप में बचा द्रव मिट्टी का तेल है। आप देखेंगे केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा रहता है, बाकी पानी मिट्टी के तेल से अलग कर लिया जाता है। तो ये आपका तरीका होता है दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करना। आई होप जो चारों पॉइंट हैं, यानी कि इससे पहले के 3 और ये चौथा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन पर एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि आप अभी तक नहीं ऐड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। और ये चैप्टर जो है हम इस समय शाम डेली 8 बजे जो है वो देख रहे हैं लाइव। यदि आपको समय ना पता हो तो लाइव आकर आप 8 बजे शाम को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पिछले वाला पार्ट, यानी पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें एक प्रश्न हमने पूछा था, उसका उत्तर किसने किसने सही दिया है। तो साहिना खान इन्होंने बिल्कुल सही दिया है उत्तर, इसका जॉन डाल्टन जो है वो सही था। प्रशंसा चौरसिया इनका भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी में वहाँ पर डाल्टन लिखा था। अरविंद कुमार बिल्कुल सही है। आयुषी गुप्ता डाल्टन सही है। डीना नाथ इनका ऑप्शन गलत है, थॉमसन नहीं सही होगा। एसके बिल्कुल सही है। अहमद हुसैन बिल्कुल सही है। रिंकी त्रिपाठी प्रोटॉन की खोज वहाँ पर नहीं पूछी गई थी, गलत है। स्वीटी करके जॉन डाल्टन सही है। इसी प्रकार प्रीति पांडे जो है रदरफोर्ड गलत है। प्रिया रॉय जो है यहाँ पर रदरफोर्ड दिया है ऑप्शन, ये गलत है। इसी प्रकार आगे प्रीति पांडे ऑप्शन सी नहीं, वहाँ पर ऑप्शन बी था, ये भी इनका भी गलत है। रोमित सिंह जो है उन्होंने परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन, तो थॉमसन नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पूछा गया था। अवनी जो है सबसे पहले ऋषि कनत जो है उन्होंने परमाणु की खोज की थी, एंड देन डाल्टन सही है। रिंकी त्रिपाठी जो है डाल्टन सही है। साधना भारती रदरफोर्ड इन्होंने पहले ऑप्शन गलत दिया था पर बाद में कमेंट करके सही दिया था, वो आगे मैं दिखा दूंगा। रुचि सिंह जो है परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, सही है। इसी प्रकार वंदना यादव सही है। इसी प्रकार प्रियंका जायसवाल जो है वो डाल्टन सही है। वंदना यादव रदरफोर्ड गलत है। रीमा गुप्ता डाल्टन सही है। प्रियंका जायसवाल साधना भारती ये इन्होंने बाद में यहाँ पर सही उत्तर दे दिया था, परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, तो ये इनका सही है। उन्होंने कहा मुझे लगा पहले प्रोटॉन है क्वेश्चन में, तो प्रोटॉन वहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो ये सभी लोग के उत्तर थे। अब देख लेते हैं इस वीडियो का प्रश्न। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है जिसका उत्तर आपको कमेंट, वीडियो का मेन कमेंट जो है उसमें टाइप करके बताना है कि कपूर और साधारण नमक का जो मिश्रण है वो किस विधि से अलग किया जाता है, या अलग जो है वो पृथक या अलग किया जाता है। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण या भाप, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। तो जिसका जिसका आंसर सही होगा वो अगले वाले वीडियो में हम यानी कि अगला वाला जो चैप्टर है उसमें जो है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।